ओके चलो तो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने किया था बेसिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसमें पढ़ा था कूलॉम्ब लॉ। तो आज इस पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं उस पर। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 माइक्रो कूलॉम्ब चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं at y equals 1 meter, 2 meter, 4 meter and 8 meter। ठीक है भाई, चार्जेस रखे हुए। The total force on a 1 coulomb point charge placed at the origin is this। एक 1 coulomb का चार्ज रखा हुआ है, origin पे उस पर फोर्स हमें दे रखी है। The value of x to the nearest integer is। फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपको, ये x की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। An infinite number of point charges each carrying 1 microcoulomb charge आर प्लेस्ड अलोंग दी वाई एक्सिस। तो भाई ये वाई एक्सिस मान लेते हैं आपकी, ये वाई एक्सिस मान ली, ये ओरिजिन मान लिया। ठीक, अब चार्जेस रखे हुए कहां पर, 1 पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर। तो ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं 2 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं 4 हो जाएगा भाई, यहाँ पे कहीं 8 हो जाएगा। आपका यहाँ पे चार्जेस रखे हैं, सबकी वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम। ठीक, ठीक है, ये रखे हैं। द टोटल फोर्स ऑन अ 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज। ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। ये सारे माइक्रो कूलम नहीं, केवल 1 कूलम। इस पे जो फोर्स लग रही है वो है x इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो हमें बतानी है x की वैल्यू। अब देखो इस पे फोर्स लग रही है, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, ये वाला चार्ज, ये जितने भी चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। सिंस ये पॉजिटिव है, ये सारे भी पॉजिटिव हैं, तो सब इसको रिपेल करेंगे, तो सब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं सबकी फोर्स लिख लेता हूं। तो पहला वाला फोर्स लगाएगा, तो पहला वाला मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं भाई, के। ठीक है, के। इसकी तो वैल्यू हमें पता है, इसको मैं क्यू मान लेता हूं, और इन सबकी वैल्यू मान लेता हूं Q1, Q2, Q3, Q4। ये आप सबको पता है। ठीक है, सारे सबकी वैल्यू सेम है, तो सबको मैं क्यू 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 मान लेता हूं, इससे बेटर है। तो सबको क्यू मान लिया, इसको कैपिटल क्यू मान लिया। ठीक है, ये तो के क्यू क्यू अपॉन पहले वाले का डिस्टेंस कितना है भाई, 1 स्क्वायर। दूसरे वाले का के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस हो गया 2 स्क्वायर। तीसरे वाले का डिस्टेंस के क्यू क्यू अपॉन वही 4 स्क्वायर हो गया, और ऐसे करके चलता रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको बाहर निकाल लो। 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ये भाई आपका मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये जीपी बन गई आपकी। अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। ए आपने पढ़ा होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, वो सब पढ़ा होगा। तो इसका सम कितना होता है ये आप सबको पता होगा, एस इन्फिनिटी जो आता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसमें हमारा के की वैल्यू डाल दो, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू कितना है हमारा, स्मॉल क्यू है 1 माइक्रो कूलम, 1 इंटू 10 की पावर -6। कैपिटल क्यू कितना है, 1 कूलम। अच्छा, इसकी वैल्यू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस, इसमें आर क्या है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर। अगर मैं एक और लिख दूं 1 अपॉन 8 स्क्वायर, तो भाई क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 1/4 1/4 मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। तो 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा निकल के 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 4, इट विल बी 3/4। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 3 का 9, तो कितना आ गया 12 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। हमें दे रखा है x इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो भाई ये पता चल गया हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ये हमारा आंसर। तो देखो भाई ये सेकंड क्वेश्चन है, अभी ये करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 point charges of magnitude 5 coulomb, 0.16 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are located at the vertices A, B and C of a right angle triangle। 3 चार्ज हैं, 3 कॉर्नर पर रखे हुए हैं। whose sides are AB equals 3, BC equals 3√2 and CA equals 3 centimeter। ठीक है भाई, साइड्स दे रखे हैं। Point A is a right angle corner। Find the net force experienced by the charge placed at A। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको फिगर बनाना है और सॉल्व कर देना है। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। उन्होंने दे रखा है ए राइट एंगल है, तो ये मैं बना लेता हूँ। तो ये मैंने बना लिया। ठीक है भाई, ये तो ए को राइट एंगल मान लिया, मान लो इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। दे रखा है ए बी जो है 3 है सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना। बी सी जो है वो 3√2 सेंटीमीटर है, और सी ए जो है
वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रखा है। चार्जेस रखे हुए हैं, ए पर रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम, ए पर मान लेता हूं मैं 5 माइक्रोकूलम। बी पर रखा हुआ है 0.16 माइक्रोकूलम और सी पर रखा हुआ है आपका 0.3 माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम। तो हमें ए पर नेट फोर्स बतानी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पर नेट फोर्स बतानी है, ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा, ये इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा। मान लो इस फोर्स की वैल्यू लिख देता हूं मैं F1, तो F1 वैल्यू लिख दे रहा हूं, और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स कितना हो गया भाई हमारा F2। इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, F1 किसने लगाई है, इसने इस पे लगाई है। ठीक, तो F1 इसने इस पे लगाई है, तो F1 की वैल्यू मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये F1 है हमारी और ये F2 है। F1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं और F2 की वैल्यू लिख दे रहा हूं। ठीक है, F1 इसने इस पे लगाई है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम, हमें यूनिट का ध्यान रखना है 5 माइक्रोकूलम। दूसरा कितना है 0.3 माइक्रोकूलम, 0.3 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई 3 सेंटीमीटर, मीटर में लेना है तो 0.3 का स्क्वायर, सॉरी 3 सेंटीमीटर है तो 0.03 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.03। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो k की वैल्यू डाल देता हूं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 9 हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -4। 9 से 9 गया आपका, और कुछ बचा 12, 6 और 6 12 हो गए, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 8 बचा, और फिर ऊपर वाला भी 10 की पावर 8 बचा, तो कितना आ जाएगा ये, और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 न्यूटन आ जाएगा ये वाला फोर्स। तो ये फोर्स आ गया 15 न्यूटन। अब मैं F2 निकाल लेता हूँ। F2 किसने लगाया है, F2 इसने इस पे लगाया है, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये भी सिंपल है भाई, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K Q1 ऊपर वाला चार्ज कितना है 0.16 माइक्रोकूलम, नीचे वाला चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो ये मैंने लिख दिया, अपॉन डिस्टेंस कितना है उसका 3 सेंटीमीटर, तो 0.03 का स्क्वायर। बस यूनिट का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। K की वैल्यू डाल दो 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है भाई, वैल्यू डाल दी हमने, 0.16 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन सॉरी 9 इंटू 10 की पावर -4। तो खुद ही देख लो, 12 जैसे यहां सॉल्व हुआ था वैसे यहां सॉल्व हो जाएगा। 12 में से 12 में से 4 गए 8 बचा, और ये आया तो 10 की पावर -9 आ गया। 10 की पावर 9 ने 10 की पावर -9 को कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 0.16 है तो 16 इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 न्यूटन, क्योंकि 1.6 इंटू 5 बचेगा 8 न्यूटन। तो एक फोर्स हो गई 15 न्यूटन की, एक फोर्स हो गई 8 न्यूटन की। अब इन दोनों में एंगल कितने का है 90 डिग्री का एंगल है, तो भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये तो पता होगा, 225 प्लस 64 कितना बचा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289, 289 किसका होता है 17, √17। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका 17, इधर मैं लिख दे रहा हूं 17 न्यूटन, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 17 न्यूटन। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, 2 point charges A and B having charges half coulomb and 2 coulomb with their position vectors respectively as I cap plus J cap plus K cap and minus I cap minus J cap plus 3 K cap. Find the force on charge A due to B. ठीक है, और बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको जो फोर्स बतानी है वो वेक्टर फॉर्म में बतानी है, तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ वेक्टर फॉर्म, यानी फोर्स की सिर्फ वैल्यू नहीं बतानी है, फोर्स का डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 चार्जेस दे रखे हैं आपको, उनके पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं। ठीक है, कहां कहां वो रखे हुए हैं, अब एक की वजह से दूसरे पे फोर्स बताना है। ठीक, इसका फिगर बना लेते हैं। तो देखो भाई, इसका फिगर मान लेता हूं, ये मैं चार्ज ए रखा हुआ है, यहाँ कहीं चार्ज बी रखा होगा, ये चार्ज ए रखा हुआ है, ए की वैल्यू बताओ हाफ कूलम, ये
बी की वैल्यू बताओ 2 कूलम, ये बी रखा हुआ है 2 कूलम। इनके पोजीशन वेक्टर हैं, पहले का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये वाला भाई अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट डिनोट कर दूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई हमारे इस वाले के 1,1,1 क्योंकि आई जे के। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट कितने -1 -1 3, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए -1 और 3, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी, तो बी ए पे कितनी फोर्स लगाएगा, तो बी ए पे फोर्स लगाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो बी ए को क्या करेगा रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स जो है अगर हमें डायरेक्ट पूछी जाती तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन फोर्स वेक्टर फॉर्म में पूछी है तो कोई नहीं वेक्टर फॉर्म में बता देंगे। सबसे पहले ये आर वेक्टर निकाल लेते हैं, ये आर वेक्टर इनके बीच का डिस्टेंस। तो आपको बताया था आर वेक्टर कैसे निकलता है, तो आप सिंपल निकाल सकते हो, ये वेक्टर है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो किसी का भी पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं आर वेक्टर निकाल देता हूँ, तो आर वेक्टर विल बी पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए, तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो हमें अच्छा सॉरी मैंने क्या किया कि मुझे क्या बताना है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी बी ए पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो बी ए पे जो फोर्स लगाएगा वो तो इधर लगाएगा, तो मैं क्यों ना ये वाला वेक्टर ले लूं, इस वेक्टर से मुझे क्या फायदा होगा, इधर फोर्स लग रही है तो ये वेक्टर, जो वेक्टर का डायरेक्शन ये है वही डायरेक्शन इसका है, ठीक है, तो मुझे डायरेक्शन की दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं आर वेक्टर इधर ले रहा हूं। अब आर वेक्टर आपको बताया था फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल यानी बी से ए जा रहे हो तो फाइनल ए हो गया और इनिशियल क्या हो गया बी हो गया, तो आर वेक्टर विल बी, आई कैन सिंपली राइट आर ए माइनस आर बी, इसको निकाल लेते हैं, यानी ए माइनस बी करना है, ए के कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 1 माइनस ऑफ -1 यानी 1 + 1 आई कैप प्लस 1 माइनस ऑफ -1 1 + 1 जे कैप, ठीक है, 1 - 3 प्लस 1 - 3 के कैप, ये आ जाएगा। तो आर वेक्टर कितना आ गया, इससे हमने ये आर वेक्टर मान लिया, तो ये आ गया आपका निकल के 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये हमारा आर वेक्टर। अब हमें फोर्स बतानी है, तो फोर्स आपको बताया था हमने, ये निकाल लिया वेक्टर F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये स्केलर फॉर्म था फोर्स का, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में फोर्स चाहिए तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर भी चाहिए होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर कैप बताया था, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, आर कैप निकालने के लिए हम क्या करें, F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर करेंगे तो पहले से आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, तो ये सिंपल है। तो अब आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू लिखो भाई 9 × 10⁹ Q1 कितना है, एक है हाफ और एक है 2, ठीक है, इनटू ये तो आर वेक्टर हो गया आपका, आर वेक्टर की वैल्यू ये लिख दोगे आप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन, अब ये आर कहां से आएगा, देखो ये रहा आर आपका आर वेक्टर, तो इससे आर कितना निकलेगा, आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √a² + b² + c², 2² + 2² + 2², तो ये कितना जाएगा 4 4 8 और 4 12, तो अगर ये 12 निकल के आएगा तो 12 को 4 दिया 12 यानी 2√3, ये लिख दोगे आप 2√3, तो यानी यहाँ पर 2√3 और 2√3 का मुझे क्या करना है भाई होल क्यूब करना है यहाँ पर, तो 2√3 का होल क्यूब, और कुछ कट रहा है भाई, यहाँ से हाफ से 2 गया और यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो 9 × 10⁹ और ये तो यहां से मैं 2 निकाल लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं 4 12, यहाँ पे बचेगा आपका 12√3, ये समझ आया कि नहीं, ये मतलब आप सॉल्व करोगे ना 2 इसको सॉल्व करोगे 2√3 का होल क्यूब करोगे तो कितना जाएगा 2 × 2 × 2 √3 आ जाएगा, और मैंने ये 2 × 2 × 2 करोगे, इधर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ 2 × 2 × 2 × 3√3, और एक 2 से एक 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो 4 3 12,
वैसे तो यहाँ 24 आएगा, लेकिन आप एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दे रहा हूं मैं। अब यहाँ पे कितना बचेगा आंसर, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये आपको फाइनल 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 12 रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये आपको सिंपल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें एसएचएम को इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं तो देखते हैं। A thin fixed ring of radius A has a positive charge Q uniformly distributed over it. A particle of mass m having a negative charge Q is placed on the axis at a distance x from the center of the ring. Show that the motion of the negatively charged particle is approximately SHM. Calculate the time period of oscillation. ठीक है, तो क्वेश्चन को फॉलो करते हुए फिगर बनाते हैं। A thin fixed ring of radius A has a positive charge Q uniformly distributed over it. एक भाई रिंग है आपके पास, ये मान ली मैंने रिंग, ठीक है, ये इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लिया भाई। चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है हमको Q, ये मान लिया। इसका रेडियस दे रखा है हमको A, तो ये रेडियस दे रखी है हमको A, ठीक। A positive charge of mass m having a negative charge Q is placed on the axis at a distance x from the center of the ring. ये सेंटर है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है एक्सिस ऑफ द रिंग। शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली एसएचएम। कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब खुद ही सोच के देखो, ये एक रिंग है, ये पार्टिकल है, ये पॉजिटिव रिंग है, तो ये पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, तो पार्टिकल को अट्रैक्ट करके लाएगी यहां तक इसकी स्पीड। जैसे ही यहां तक इसकी स्पीड बढ़ेगी, यहां पर जाके इसकी फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स 0, क्योंकि भाई चारों तरफ से फोर्स लगेगी, तो चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी ये मीन पोजीशन होगी, लेकिन मोमेंटम की वजह से वो रुक नहीं पाएगा, तो पार्टिकल निकल के किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड। फिर ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, फिर पार्टिकल भागता हुआ आएगा, सेंटर पर रुक नहीं पाएगा, फिर राइट साइड में। तो ये पार्टिकल इस तरीके से क्या करने लगेगा, एसएचएम करने। तो पहले तो हमें प्रूव करना है कि अब एसएचएम है, और फिर उसका टाइम पीरियड निकालना है। एसएचएम की आपको बेसिक कंडीशन याद होगी, एसएचएम का याद करो, एसएचएम की बेसिक कंडीशन होती है F इक्वल्स माइनस के एक्स। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो यानी ये एसएचएम प्रूव हो जाएगा, ठीक। फिर हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल देंगे। अब देखो ये रिंग है, अब रिंग पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो ये रिंग इस पर फोर्स लगाएगी। अब कैसे फोर्स लगाएगी, मैं रिंग का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, तो रिंग का छोटा सा हिस्सा, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, dq। तो रिंग के छोटे से हिस्से का चार्ज हो गया dq। ये डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, ये अच्छा, ये डिस्टेंस उन्होंने दे रखा था एक्सिस एट अ डिस्टेंस x। एक्सिस से डिस्टेंस कितना दे रखा था आपको, x। ये डिस्टेंस उन्होंने दे रखा है x डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। एसएचएम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, F इक्वल्स माइनस के एक्स, तो वही हमने देखा। अब देखो रिंग का हमने छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये dq, तो ये डिस्टेंस हमें दे रखा है a, और ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो ये डिस्टेंस x दे रखा है, x की कंडीशन भी दे रखी है कि x की वैल्यू a से क्या है, बहुत कम है, ठीक। अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को मैं कितना मान लेता हूँ, df, ये मान लिया मैंने फोर्स को। अब रिंग पे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो जैसे ऊपर एक चार्ज माना हुआ है, ऐसे ही आप नीचे भी एक चार्ज मान लो, तो नीचे भी चार्ज कितना हो जाएगा, dq। तो ये भी इस पे अपनी फोर्स लगाएगा, तो ये भी अपनी फोर्स कितनी लगा देगा, df। अब ध्यान से देखना, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो df, ऊपर से df, नीचे से df, तो ये df के दो कंपोनेंट होंगे, ये हो जाएगा df cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका df sin थीटा, ठीक है। ऐसे ये df है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये हो जाएगा df cos थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा df sin थीटा। अब खुद ही आप समझ गए होंगे, df sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। तो जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो ऐड हो रहे हैं, और जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस थे वो क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट यानी df cos थीटा वालों को ऐड कर दूंगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, सिंस रिंग पे दो पॉइंट थे, दो चार्ज लिए, तो मैंने दो कंपोनेंट आए। अगर मैं रिंग के 10 पार्टिकल ले लूं तो 10 कंपोनेंट आएंगे। इसका मतलब जितने भी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो सारे कंपोनेंट को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है तो मैं कौन से सारे कंपोनेंट को ऐड कर दूं, df cos थीटा वालों को ऐड, ठीक है, df, यानी जो फोर्स लगेगी df और इनटू cos थीटा। अब मैं df की वैल्यू निकाल लेता हूं, df की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, k
इस छोटे से चार्ज और इसके बीच में Q dq अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होगी हमारी डीएफ की वैल्यू। हमें एक और चीज चाहिए होगी, अच्छा एफ इक्वल्स डीएफ कॉस थीटा को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे। हमें कॉस थीटा और चाहिए होगा, तो इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले को, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे मैं कॉस थीटा निकाल देता हूं। बेस कितना है हमारा x और हाइपोटेन्यूज कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा ये। तो मैं यहां फोर्स लिख देता हूं, डी एफ की फोर्स लिख दी के क्यू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो भाई, के क्यू, अच्छा x भी तो कांस्टेंट है हमारा क्योंकि फिक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल रखा हुआ है, तो अब हमारे पास कितना बचेगा आपका के क्यू एक्स अपॉन नीचे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये पावर 1 है और ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2, और यहाँ साइड में x लिखा हुआ, अंदर कितना बचेगा dq। dq मतलब रिंग का छोटा सा चार्ज है dq, अगर मैं सारे चार्ज को जोड़ दूंगा तो रिंग का टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना है q, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा F इक्वल के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी क्यू बन के क्यू आ गया और एक्स आ गया। ठीक, अब एक चीज दे रखी है कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, तो मैं इसको यूज करता हूं, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए। अगर एक्स ए से बहुत छोटा होगा तो यानी देखते हैं, तो अब मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना 3/2, इट विल बी सिमिलर टू, सिंस एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, तो यानी ए बहुत बड़ा है, तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऐड की तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर, एक्स तो बहुत छोटा है, की पावर 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी सिमिलर टू ए क्यूब, तो मैं इस पूरे नीचे वाले को हटा के ए क्यूब लिख दूंगा, तो यानी फाइनली के क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो हमारा यहां तक आ गया, अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, के क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। अब हमें थोड़ा वेक्टर से भी तो सोचना है, देखो एक्स जो है वो आगे की तरफ है और फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की तरफ, तो जैसे ही मैं इस पे वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखो प्रोपोर्शनल आ गया, एफ प्रोपोर्शनल टू, एसएचएम में हमारा एफ कितना होता है माइनस के एक्स। ध्यान से देखो भाई, ये के अलग है, ये फोर्स कांस्टेंट है और ये अलग कांस्टेंट है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इन दोनों को कंपेयर करो जाके, इन दोनों को कंपेयर करो, तो इससे हमारा जो के है, मतलब जो एसएचएम का के है वो किसके बराबर आ गया, के क्यू क्यू अपॉन ए क्यू, इसको ध्यान देना। और टाइम, अब हमें के पता चल गया तो हम टाइम पीरियड बता देंगे, टाइम पीरियड कितना होता है t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के की वैल्यू ये लिखी हुई है, के क्यू क्यू अपॉन ए क्यू ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर, तो ये आपका आ गया फाइनली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब ऑसिलेशन में ऑसिलेशन को इंक्लूड कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है नया, ठीक है, तो टू फ्री पॉइंट चार्जेस Q and 4Q are at a distance L apart. A third charge is so placed that the entire system is in equilibrium. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में मैं पूरा कर देता हूँ, तो आपको फाइंड दी मैग्नीट्यूड and sign of the third charge. तो भाई देखो ये क्वेश्चन है हमारा, two free point charges plus Q and 4Q are at a distance L apart. A third charge is so placed that the entire system is in equilibrium. Find the magnitude and sign of the third charge. तो ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो फिगर है वो बनाते हैं। ये Q है, ये Q है,
ये हमने रख दिया, ये रख दिया, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है L। अब हमें एक तीसरा चार्ज रखना है ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो पूरे सिस्टम पे ध्यान रखना है। अब मान लो मुझे तीसरा चार्ज जब रखना है तो मैं उसको ध्यान देता हूं। लेट सपोज मुझे नहीं पता तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूं। तीसरा चार्ज लेट सपोज मेरे पास 3 रीजन है, या तो लेफ्ट वाले के इधर लेफ्ट साइड में, या बीच में कहीं, या राइट साइड में। लेट सपोज मैं तीसरे चार्ज को कैपिटल क्यू मान लेता हूं, चाहे आप प्लस मान लो माइनस मान लो। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल। तो क्या ये कभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। मान लो अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो कभी भी फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगी, ठीक। सिमिलर नेचर यहां पर होगा। अगर आप इस चार्ज को यहां रखते हो तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो दोनों रिपेल करेंगे भाई, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। अगर ये नेगेटिव हुआ तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो भी। यानी कि चार्ज को ना लेफ्ट में रखा जा सकता है ना ही राइट में रखा जा सकता है, क्योंकि चार्ज फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन है फिर चार्ज को कहां रखा जाए? तो चार्ज को यहीं पर रखा जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं रखा जा सकता है। ये वाली कैंसिल हो गई पोजीशन और यहाँ पर भी रख सकते। अब मान लो मैं चार्ज को यहाँ पे रखूं, मुझे नहीं पता, चार्ज को यहाँ पे कहीं रख देता हूं मैं, एक्स डिस्टेंस पे रख दिया मैंने चार्ज को, ठीक। कुछ भी वैल्यू होगी, मान लेता हूं मैं उसकी वैल्यू कैपिटल क्यू। अब ध्यान से देखो, हमें केवल इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में थोड़ी रखना है, इसकी x मानी मैंने वैल्यू, तो ये L माइनस एक्स होगी। हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मानना है। अब अगर मान लो, पहले मान के देख लेते हैं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इस चार्ज पे ध्यान दो, ये वाला इसको रिपेल करेगा, वो वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये बेचारा इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। समझ आया? तो क्वेश्चन ये है, इनको भी तो इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अगर ये इसको रिपेल करे तो ये इसे अट्रैक्ट करे। अब ये अट्रैक्ट कब करेगा? जब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये जो क्यू चार्ज आप रखोगे ये कैसे नेचर का होना चाहिए, नेगेटिव नेचर का। तभी पूरा सिस्टम किस में रह सकता है आपका, इक्विलिब्रियम। तो पहली बात तो हमें इसका नेचर पता चल गई, और ये बात पता चल गई कि ये चार्ज जो है वो इनके बीच में होना चाहिए। बीच में कहां पर, एक्स डिस्टेंस पे मान लिया, ठीक है। ये तो नेगेटिव। अब भाई इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? मान लो मैंने इसको 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब ये नेगेटिव इतना क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये फोर्स हो जाएगी F1। वो भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये फोर्स हो जाएगी F2। अब मैं क्या लिख सकता हूं, F1 F2 के क्या होनी चाहिए, बराबर के। इसने इस पे फोर्स लगाई, चार्ज के साइन को कंसिडर नहीं करते हैं फोर्स लिखते वक्त। क्यों? क्योंकि भाई उसका डायरेक्शन हमने खुद ले तो लिया, चार्ज का साइन है वो डायरेक्शन ही तो बदल देता है, तो हम उसका डायरेक्शन खुद ले रहे हैं, तो साइन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा कर दो, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। मैं इसका डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, 4x स्क्वायर इक्वल्स L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चाहो तो इसको, वैसे तो हमें पता है कि x नेगेटिव नहीं आ सकता, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2x इक्वल्स L माइनस एक्स। तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा, L/3, ठीक है। प्लस माइनस हमने यहाँ नहीं लिया क्योंकि x नेगेटिव नहीं आ सकता, हमें पता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, L/3। तो ये हो गया भाई इसका आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है, 3 charges of equal magnitude Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. How can the system of charges be placed in equilibrium? ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा एलेबोरेट होना चाहिए, बट क्वेश्चन अभी इतना ही गिवन है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उसमें थोड़ा एलेबोरेट करके होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये हमें दे रखा है उन्होंने 3 चार्जेस, तीनों का मैग्नीट्यूड Q है, तीनों यहाँ पे रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, L इसका साइड हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। हम ऐसा क्या करें सिस्टम में कि इक्विलिब्रियम में, मान लो हमें कोई नया चार्ज लाके रखना पड़े तो वो भी हम सिस्टम में लाके रखें, तो जो नया चार्ज लाएंगे उसे कहां पे लाके रखें और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ये भाई इसको रिपेल करेगा इधर,
ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल। जैसे मान लो मैंने इसको 1 चार्ज मान लिया, इसको 2 चार्ज मान लिया, तो ये 1 इस पे फोर्स लगाएगा किधर, इधर, F। ये भी इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ये भी फोर्स कितनी हो जाएगी, F। ये तो आपको क्लियर है, दोनों सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे, तो दोनों F फोर्स लगेंगे। तो क्या ये बेचारा इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अब क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करें, तो भाई इसकी नेट फोर्स देखो ध्यान से, कहां जाएगी, इन दोनों की नेट फोर्स इनके बीच में ऐसे जाएगी। तो भाई हमें एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो इसे इधर ना जाने दे, तो यानी यहां पर एक चार्ज रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, जो चार्ज हम लेके आएंगे उसे यही सेंटर पे क्यों रखेंगे, सेंट्रॉइड पर क्यों रख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों तरीके से सिमेट्रिक है, तो हमें सबको इक्विलिब्रियम में रखना है। अगर मान लो मैंने यहाँ क्यू चार्ज रख दिया लाके, तो अगर वो इसको इक्विलिब्रियम में रख पाएगा तो इसको भी इक्विलिब्रियम में रखेगा और इसको भी इक्विलिब्रियम में रखेगा। तो जो नया चार्ज हमें, सिंस तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो नया चार्ज जो हमें लाना होगा वो कहां पे रखना होगा, एकदम सेंट्रॉइड पर। इतना क्लियर हो गया। तो सेंट्रॉइड वाला इस पे फोर्स लगाएगा और इसको रोक लेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको मैं मान लेता हूं F डैश। ठीक है, ये इन दोनों की नेट फोर्स आ गई F नेट, इसने इस पे F लगाई, इसने इस पे F लगाई, दोनों की जुड़ के F नेट आ गई। तो अगर मैं नया चार्ज लाके सेंट्रॉइड पे रख दूं तो ये इस पे ये रोक लेगा। अब क्वेश्चन है, ये हमें समझ आ गया कि नया चार्ज जो है वो सेंट्रॉइड पे आएगा, ठीक। लेकिन सेंट्रॉइड का ये डिस्टेंस कितना होता है, याद है ये डिस्टेंस, नहीं याद तो भाई देख लो, ये लेंथ होती है L, ये लेंथ L, तो ये पूरी लेंथ होती है L, तो ये कितना हो गया L/2, ये L, ये L/2, तो ये कितनी होगी, ये समझ आ रहा होगा भाई सबको, ये L, ये L/2, तो ये √L² माइनस L²/4, तो √3L²/4, तो L√3/4। फिर ये इसको 2:1 के रेशियो में काटती है, तो 2:1 के रेशियो में काटती है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो ये आप सबको पता होगा, तो 2/3 इंटू L√3/4, तो 2 से 2 गया, तो कितना आ गया L/2√3। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ये कितना आ गया हमारा निकल के एक मिनट, ये L है हमारा, ये L/2 है, सॉरी ये हमने गलती कर दी, ये L√3/2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा आपका, L√3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर आएगा हमारा L/√3। वैसे भी आपको मैथ्स वाला को सबको याद होगा कि भाई सेंट्रॉइड का डिस्टेंस एज से कितना होता है, L/√3। ये आप लोग जिसको याद ना हो वो भी याद रखना कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड से इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये जो डिस्टेंस होता है वो L/√3 होता है सेंट्रॉइड से। तो यानी ये हमें डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया L/√3 मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये क्लियर हो गया कि ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए तभी उसको इक्विलिब्रियम में रखेगा, सिंस उसको रखेगा तो सबको रखेगा इक्विलिब्रियम में, और ये खुद भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों मिलके फोर्स लगाया F और F, तो इनका नेट फोर्स कितना हो गया F नेट, इसको कितनी फोर्स लगानी F डैश, तो F डैश F नेट के क्या होनी चाहिए, बराबर, तो F डैश को मैं F नेट के क्या कर दूंगा, बराबर, F डैश किसने लगाया हुआ है, इसने, तो इसकी वैल्यू लिखो K Q अपॉन डिस्टेंस कितना है L/√3 का स्क्वायर, और नेट फोर्स कितनी है, अच्छा ये नेट फोर्स अब हमें निकालनी पड़ेगी, ये नेट फोर्स आ कहां से रही है, इन दो फोर्सेस की वजह से, ये एंगल कितना है भाई, तो नेट फोर्स भी हमें निकालनी पड़ेगी, ये वाला एंगल कितना है, ये नेट फोर्स में निकाल के दिखा दे रहा हूं, इधर निकाल दे रहा हूं, इसने इस पे F लगाया, इसने इस पे F लगाया, ये F और ये F, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो मैं F नेट निकाल के दिखा रहा हूं, F नेट विल बी √F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F cos 60, cos 60 को कितना लिख दूंगा मैं, हाँ ये याद होगा √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, तो F नेट कितना आ गया आपका, हाफ से हाफ गया 3F², तो इट इज F√3, तो F नेट, F है क्या, F मतलब जो इसने इस पे लगाया, कितना फोर्स लगाया, √3 को अलग ले लिया, K Q1 Q2 Q², Q1 Q2 Q² हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया L, तो L², ये F नेट ये वाली होगी, इन दोनों की नेट फोर्स कितनी होगी F नेट, तो ये कितनी आ गई F नेट, तो F नेट को मैं कितना लिख दूं
√3 KQ²/L²। इसको थोड़ा सॉल्व करो। 3KQ/L² इक्वल्स √3 KQ² L² से L² गया, K गया, Q गया, K गया, Q गया, तो Q कितना आ गया आपका Q/√3। तो ये आपका फाइनल Q इक्वल्स Q/√3। ठीक, सिंस हमें पहले से पता है कि इसका चार्ज नेगेटिव होगा, तो फाइनली हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे -Q/√3। ठीक है, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव। ठीक है, तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखो नया क्वेश्चन करते हैं। A charge Q is to be divided on two objects. What should be the value of the charges on the object should at the force between the objects can be maximum? ठीक, मान लो हमारे पास कोई चार्ज है Q। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक A है और एक मान लेता हूँ B। ये Q चार्ज है हमारे पास। तो मैं इन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं ताकि इनके बीच की जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे। ठीक, तो मुझे नहीं पता कि कितना दूं, आधा आधा दूं कि एक को 1/4 दे दूं, दूसरे को 3/4 दे दूं, मुझे नहीं पता। तो मैं एक को मान लेता हूँ, एक को मैंने Q दिया, तो Q में से अगर Q इसको दे दिया तो इस पे कितना बचेगा Q - Q, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है R। ठीक, अब हमें देखना है, एक को मैंने Q दे दिया तो दूसरे को Q - Q। अब इनके बीच की फोर्स जो है वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो पहले फोर्स निकाल तो लो, तो फोर्स आ जाएगी K Q Q-Q/R²। सिंपल। अब सिंपल सा है, फोर्स जो है वो फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, देखो उन्होंने ये नहीं दे रखा कि डिस्टेंस से हमें कोई मतलब है, तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, वेरिएबल हमें समझना होगा। हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकते हैं, इसको आधा दे सकते हैं, इसको आधा दे सकते हैं, इसको 1/4 दे सकते हैं, तो इसको 3/4 देंगे। तो यानी यहाँ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल है, एक को ज्यादा एक को कम, तो चार्ज वेरिएबल है। तो अब हमें किसी भी फंक्शन को अगर मैक्सिमम करना है, तो फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है, फोर्स को मैक्सिमम करना है तो इसके डेरिवेटिव को 0 करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ रखा है, लेकिन इसका डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, dF/dq। याद रखना, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस से हमें कुछ नहीं दे रखा, उन्होंने चार्ज के बारे में पूछा है। तो मैं इस इक्वेशन में dF/dq को क्या कर दूंगा 0। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। F है कितना मेरा, F इक्वल्स, ये तो सारे कांस्टेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ K Q, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, R² माइनस KQ²/R²। तो मैं क्या करूं, dF/dq निकालू, तो dF/dq, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो KQ/R²। चाहो तो कांस्टेंट को हटा दो, dF Q का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dF/dq, Q का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस K/R², फिर से आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2Q इक्वल्स कितना हो गया 0। सॉरी, ये मैंने क्या किया, इसके साथ 1 आएगा और उसके साथ 1 आएगा। ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव, इसके Q का डेरिवेटिव 1 हो गया, उसके Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2Q हो गया। अब इसमें कॉमन ले लो, Q/R², Q - 2Q इक्वल 0, ये पूरा जाके 0 हो गया, तो Q किसके बराबर हो गया 2Q के। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज था वो कितना हो गया Q/2। इसका मतलब आपको इसको कितना चार्ज देना चाहिए Q/2, और इसको भी कितना चार्ज देना चाहिए Q/2। यानी अगर आप चार्ज को बराबर बराबर बांट दोगे तो उनके बीच की फोर्स क्या हो जाएगी मैक्सिमम। यहाँ हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Two identical balls, each having density rho, are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each strings make an angle theta with the vertical. Now both are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. तो पहले हमारे पास दो बॉल उन्होंने दे रखी हैं, एयर में है, तो दोनों बॉल ऐसी हैं सेम चार्ज, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो फिर रिपेल करके दूर पहुंच जाएंगी, तो एंगल कितना हो गया थीटा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो यहाँ पे लग जाएगा QE, ये लग जाएगा फोर्स। ठीक है, या सिंपल मैं बोल देता हूँ F जो फोर्स है वो आपको लग जाएगा। ये मैं फोर्स डिनोट कर दे रहा हूँ, ये चार्ज Q है और ये भी चार्ज कितना है Q।
तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ, तो इसने इस पे एफ फोर्स लगा दिया भाई। अब इसने इस पे एफ फोर्स लगा दिया तो ठीक है भाई। और नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। तो यहाँ पर जो है थीटा, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा। तो मैं सिंपल अगर लिखूं तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ के, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के, एम जी। डिवाइड कर दे रहा हूं, तो टेन थीटा इक्वल्स एफ अपॉन एम जी। अब हमने इनको उठा के लिक्विड के अंदर डाल दिया। अब ध्यान से देखो, जैसे आप लिक्विड के अंदर डालोगे दो चीजें एक्टिव हो जाएंगी आपकी। एक तो आप समझ ही गए होगे, मीडियम चेंज हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ही मीडियम चेंज होता है फोर्स की टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताया था आपको। ठीक है, एक एग्जांपल दिया था याद है, वाटर वाला। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, तो वाटर में फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाती है। तो जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना कम। ये तो हमने 12th में पढ़ा है, लेकिन एक और चीज पढ़ी थी 11th में। जब भी कोई चीज किसी लिक्विड के अंदर जाती है तो उसके ऊपर बॉइंट फोर्स भी तो लगता है, तो बॉइंट फोर्स भी रोल प्ले करेगा। तो अब ध्यान से देखो, जब हम इसको देखेंगे, टेंशन टी लग रहा होगा। उन्होंने दे रखा है कि एंगल हमारा चेंज नहीं होगा, एंगल थीटा डज नॉट चेंज, थीटा आपका चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर कितना लग रहा होगा, एफ डैश मान लेता हूँ। तो पहले फोर्स लग रहा था एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं एफ डैश को कितना लिख दूं, एफ अपॉन के, क्योंकि भाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा, नीचे लग रहा होगा mg, लेकिन ऊपर से बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, तो इसका इफेक्टिव वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताया था आपको इफेक्टिव वेट क्या होता है, इधर साइड में बता दे रहा हूं। इफेक्टिव वेट एक्चुअल वेट माइनस बॉइंट फोर्स। अब एक्चुअल वेट कितना होता है, ये जो mg, इसको मैं चाहूं तो mg को लिख सकता हूँ, यहाँ पर इधर भी बता दे रहा हूँ। mg को क्या लिख सकता हूं मैं, f अपॉन मास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो। अब इसका वॉल्यूम इंटू जी, ये हमारा टेन थीटा है, क्योंकि हमें डेंसिटी के टर्म्स में सॉल्व करना है। इधर आ जाओ, इफेक्टिव वेट ही होता है हमारा mg माइनस बी। तो mg माइनस, यानी मान लो 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, बॉइंट फोर्स लगी 2 न्यूटन, तो इफेक्टिव वेट कितना बचा, 8 न्यूटन बचा। तो mg वेट माइनस बॉइंट फोर्स, वेट कितना होता है, मास इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, माइनस बॉइंट फोर्स। याद करो, बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी दे रखी है, सिग्मा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लगा दी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ये क्या हो गया भाई, इसका इफेक्टिव वेट। तो अब मैं नीचे क्या लगाऊंगा, ठीक है, इफेक्टिव वेट रो इंटू वी इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी। अब कुछ नहीं, अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, ये टी दे रखा है, तो ऊपर कितना हो गया, टी कॉस थीटा, ये कितना हो गया, टी साइन थीटा। अब लिख देते हैं, टी साइन थीटा किसके बराबर है, एफ डैश के बराबर है इस बार, और टी कॉस थीटा किसके बराबर है, रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी। तो इससे टेन थीटा कितना निकल आया, एफ डैश अपॉन दिस, एफ डैश अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी। एफ डैश को क्या लिखूंगा मैं, एफ अपॉन के रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी। इसको इसके इक्वेट कर दूं, इधर भी टेन थीटा आया, उधर भी टेन थीटा आया, तो इधर से टेन थीटा कितना आया, एफ अपॉन रो इंटू वी इंटू जी, और इधर से कितना आया, एफ अपॉन के रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी। तो वी जी हटाओ, वी जी हटाओ, और कुछ एफ से एफ हटाओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना आ गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ठीक है भाई, तो इस टॉपिक पे फिर हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस। ओके, गुड।